दोस्तों, अलग अलग प्लैनेट्स और उनके मून्स पर ह्यूमन कॉलोनीज बसाना अब केवल साइंस फिक्शन तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। नासा के आर्टेमिस मिशन के जरिए उस दौर की शुरुआत होने वाली है जब हम ह्यूमंस सचमुच डीप स्पेस ट्रैवल को अंजाम देंगे और मंगल और चांद जैसे कई ग्रहों और उपग्रहों को भविष्य में कोलोनाइज कर सकेंगे। आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ये आर्टेमिस मिशन क्या है, इसे किस तरह से अंजाम दिया जाएगा और ये हमें किस तरह से मदद करेगा चांद और मंगल को कोलोनाइज करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। साल 1968 से लेकर 1972 तक अमेरिका ने चांद पर मानवों को उतारने के लिए कुल 9 मिशंस को अंजाम दिया, जिसमें से 6 सफल रहे। इसकी वजह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग सहित कुल 12 लोगों ने चांद के सतह पर कदम रखे। हालांकि उसके बाद से किसी भी देश ने अभी तक मानवों को चांद पर नहीं भेजा है, पर नासा के आर्टेमिस मिशन से जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि ये आर्टेमिस मिशन आखिर है क्या। आर्टेमिस नासा द्वारा लीड किया जाने वाला एक प्रोग्राम है जिसका मकसद है मानवों को एक बार फिर से चांद पर वापस ले जाना, और इस बार कुछ इस तरीके से कि एस्ट्रोनॉट्स बिना किसी परेशानी के रेगुलरली वहां जा सकें। इसके लिए ल्यूनर ऑर्बिट में गेटवे नाम के एक छोटे से स्पेस स्टेशन का निर्माण भी किया जाएगा जो चांद का चक्कर लगाता रहेगा। इसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स के लिए चांद के सतह पर उतरना, वहां से वापस आना और ल्यूनर ऑर्बिट में रुक कर दूसरे रिसर्चर्स को अंजाम देना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ ये स्पेस स्टेशन हमें भविष्य में मंगल या उससे आगे जाने में भी मदद करेगा। इसके अलावा भविष्य में चांद पर आर्टेमिस बेस बनाने की भी योजना है। ये सब कैसे होगा, आइए जानते हैं। हम अपने पहले ही मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर उतारने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। उन्हें चांद की सतह पर उतारने की कोशिश करने से पहले हमारे लिए ये एश्योर करना जरूरी होता है कि जिन रॉकेट्स, कंपोनेंट्स या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम उन्हें चांद की सतह पर उतारने और फिर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए करने वाले हैं, वो उस समय सही से काम करेंगे या नहीं। इसके लिए हम मैन्ड मिशन से पहले कुछ अनमैन्ड मिशंस को अंजाम देते हैं, जिसमें उन्हीं रॉकेट्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम पूरी तरह से एश्योर हो जाते हैं कि हमारे रॉकेट्स और टेक्नोलॉजीज हमारे एस्ट्रोनॉट्स को चांद के सतह पर सफलतापूर्वक उतारने और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने में पूरी तरह से कैपेबल है, उसके बाद ही हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतरने के लिए भेजते हैं। उदाहरण के लिए अपोलो मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारने से पहले अपोलो 4, 5 और 6 नाम के 3 अनमैन्ड मिशंस को अंजाम दिया गया था। उसके बाद अपोलो 7, 8, 9 और 10 नाम के 4 और मिशंस को अंजाम दिया गया था, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स तो थे पर उनमें लैंडर मौजूद नहीं था। मतलब कि इन मिशंस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतरने के लिए नहीं भेजा गया था। उन्हें बस सभी सिस्टम्स को टेस्ट करने और उन्हें चांद के ऑर्बिट में होने वाले मैन्यूवर से फैमिलियराइज करने के लिए भेजा गया था। इन मिशंस की सफलता के बाद ही नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड करवाने की कोशिश करनी शुरू की थी। आर्टेमिस को भी ठीक इसी तरीके से 4 SLS मिशंस के जरिए अंजाम दिया जाएगा, जो इस प्रकार है। आर्टेमिस 1 को इसी साल के मई महीने में अंजाम दिया जाना है। ये एक अनमैन्ड मिशन होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं होंगे। इस मिशन के जरिए हमें ओरायन स्पेसक्राफ्ट और SLS रॉकेट के कैपेबिलिटीज का पता चलेगा। अगर आप नहीं जानते तो ओरायन एक डीप स्पेस ह्यूमन रेटेड स्पेसक्राफ्ट है, जिसे 3 पार्ट्स में बनाया गया है। इसमें सबसे पहला पार्ट है क्रू मॉड्यूल, जिसमें फ्लाइट के दौरान 4 एस्ट्रोनॉट्स रहकर काम कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें क्रू के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। साथ ही साथ इसमें इसका खुद का एक इंजन और फ्यूल रिजर्व भी मौजूद है। ओरायन का तीसरा पार्ट है अबॉर्ट सिस्टम। लॉन्च के दौरान अगर कहीं किसी तरह की गड़बड़ी हो जाए तो एस्ट्रोनॉट्स इस अबॉर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी जान बचा सकते हैं। ये तो हुई ओरायन स्पेसक्राफ्ट की बात। SLS रॉकेट यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम की बात करें
तो ये नासा का अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जिसका इस्तेमाल आर्टेमिस के क्रू और हैवी पेलोड्स को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स मौजूद नहीं होंगे। इस कारण इस मिशन के लिए ओरायन से लाइफ सपोर्ट, डिस्प्लेस और कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन को रिमूव कर दिया गया है। इसके जगह पर ऐसे सेंसर्स और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इंसर्ट कर दिए गए हैं जो कैप्सूल के अंदर हर तरह के रेडिएशन लेवल, प्रेशर्स और टेम्परेचर्स को डिटेक्ट कर सकेंगे। एस्ट्रोनॉट्स के जगह 2 डमीज रखे गए हैं जिनके ऊपर ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जो वहां फील होने वाले हर लेवल के रेडिएशन को डिटेक्ट करेंगे। इनमें से एक डमी को एक प्रोटेक्टिव वेस्ट से प्रोटेक्ट किया गया है, जबकि दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। एसएलएस और ओरायन को फ्लोरिडा में मौजूद केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39B से लॉन्च किया जाएगा। एसएलएस रॉकेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये क्रू या कार्गो को केवल चांद तक ही नहीं बल्कि उससे कहीं आगे भी ले जाने में सक्षम है। ये लिफ्ट ऑफ के दौरान 8.4 मिलियन पाउंड्स का थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, जो 32 मंजिला मकान के जितनी ऊंचाई और लगभग 6 मिलियन पाउंड वजन वाले गाड़ी को भी पृथ्वी के ऑर्बिट में आसानी से उछाल सकता है। 5 सेगमेंट बूस्टर्स और 4 लिक्विड इंजन से प्रोपेल होने के कारण ये मात्र 90 सेकंड में ही मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर अचीव कर लेगा। मिशन के 2 मिनट तक फ्लाइट बूस्टर्स अपने सॉलिड प्रोपेलेंट को कंज्यूम कर चुके होंगे, इसलिए वो अलग हो जाएंगे। गुजरते समय के साथ रॉकेट पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। मिशन के तीसरे मिनट के बाद से लोड को कम किए जाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले वो पैनल इससे अलग हो जाएगा जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल को एनक्लोज किए हुए था। इसके कारण ओरायन के सोलर एरेज एक्सपोज हो जाएंगे। चूंकि ओरायन अब खुद ही कभी भी सेफली अबॉर्ट कर सकता है, इसे इसके लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इस कारण 40 सेकंड बाद लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम वाला मॉड्यूल भी इससे अलग हो जाएगा। ऑर्बिट में क्लाइंब करने में 8 मिनट लगने के दौरान कोर स्टेज में मौजूद लिक्विड फ्यूल भी अब कंज्यूम हो चुका होगा। इस कारण कोर स्टेज इंजन्स बंद हो जाएंगे, इसलिए अब कोर स्टेज भी इससे अलग हो जाएगा। कोर स्टेज सेपरेशन के बाद भी इंटरिम क्रायो प्रोपल्शन स्टेज से इसे पुश मिलता रहेगा, जिसके कारण ये पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। फर्स्ट ऑर्बिट के दौरान ओरायन अपने सोलर एरेस को डिप्लॉय कर लेगा, जिसके बाद इसे बैटरी पावर की अब और ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अपने सोलर एरेस के जरिए अब ये अपना खुद का पावर प्रोड्यूस करने लगेगा। सोलर एरे डिप्लॉयमेंट के बाद पेरिजी रेज मैन्यूवर की तैयारी शुरू होगी, जिसके लिए एरेस को लोड बियरिंग पोजीशन में सेट किया जाएगा। ओरायन को पेरिजी रेज मैन्यूवर के लिए थ्रस्ट की ज़रूरत होगी, जो कि इसे इंटरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज से मिलेगा। आसान भाषा में कहा जाए तो इंटरिम क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज ओरायन को वो पुश देगा जो इसे पृथ्वी के ऑर्बिट से निकाल कर चांद की ओर ले जाने के लिए ज़रूरी है। ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन बर्न लगभग 20 मिनट तक चलेगा, जिसके कारण स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी 9000 फीट पर सेकंड से ज़्यादा तक बढ़ जाएगी। ओरायन के स्पीड में आया ये बदलाव कितना ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये राइफल से फायर होने वाले गोली के स्पीड से भी ज़्यादा है। इस TLI बर्न के कारण ओरायन मिशन के मात्र 1.5 घंटों में चांद की ओर जाने लगेगा। TLI के बाद स्पेसक्राफ्ट का अडेप्टर इंटरिम क्रायो प्रोपल्शन स्टेज के साथ ही रह जाएगा और ये भी अब ओरायन से अलग हो जाएगा। इंटरिम क्रायो प्रोपल्शन स्टेज अब क्यूबस्टैट्स नाम के 13 स्मॉल सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करेगा, जिनका अपना अपना अलग साइंस और टेक्नोलॉजी मिशन होगा। चांद की ओर जाने के दौरान ओरायन पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद ऑर्बिटल डिब्री फील्ड को पार करेगा, जिसके बाद ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नेविगेशनल सैटेलाइट्स को पार करेगा। फिर ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में मौजूद कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को पार करेगा और अंत में ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स को पार करते हुए डीप स्पेस एनवायरनमेंट में पहुंच जाएगा। इसे आउटबाउंड कोस्ट फेज कहा जाता है और ये 4 दिनों तक चलेगा। ओरायन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये डीप स्पेस एनवायरनमेंट में भी नेविगेट, कम्युनिकेट और ऑपरेट कर सके। इसलिए ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेट करने के लिए ओरायन नासा के ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम्स को छोड़कर डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। चांद तक पहुंचने के बाद ओरायन सर्विस मॉड्यूल का इस्तेमाल करके ल्यूनर ग्रेविटी असिस्ट मैन्यूवर को अंजाम देगा, जिसके कारण ये चांद के डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। अपने क्लोजेस्ट अप्रोच में
ओरायन चांद के सतह से मात्र 62 मील की दूरी पर होगा, जिसके कारण ये चांद के सरफेस पर मौजूद अलग अलग क्रेटर्स और सरफेस फीचर्स को देख सकेगा। जैसे ही ओरायन मून के फार साइड के तरफ जाएगा, पृथ्वी से इसका कनेक्शन कट जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद मिशन कंट्रोल इससे सिग्नल मिलाने का इंतजार करते रहेंगे। जब दोबारा उनका इससे कनेक्शन होगा तो वो इस जनरेशन का पहला अर्थ राइज देखेंगे। हमारा स्पेसक्राफ्ट अब डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में होगा और लगभग 1 वीक इसी ऑर्बिट में रहेगा। इस दौरान ये डीप स्पेस एनवायरनमेंट में मौजूद रहकर अपने सिस्टम्स को टेस्ट करता रहेगा। स्पेस में इतनी ज़्यादा दूरी तक कोई भी ह्यूमन केपेबल स्पेसक्राफ्ट अभी तक नहीं जा पाया है। पृथ्वी पर वापस आने के लिए ओरायन एक और सर्विस मॉड्यूल इंजन फायरिंग को अंजाम देगा, जिसके कारण ये डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा और पृथ्वी की ओर जाने लगेगा। ये इंश्योर करने के लिए कि ये हमारी पृथ्वी में पैसिफिक ओशियन में ही गिरे, हमें कई बार इसकी ट्रैजेक्टरी एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी। जब ये पृथ्वी के पास पहुंच जाएगा तो इसके सर्विस मॉड्यूल का काम खत्म हो जाएगा, इसलिए अब इसे भी ओरायन से अलग कर दिया जाएगा। जैसे ही ये होगा, दुनिया के सबसे बड़े हीट शील्ड को ओरायन के ट्रैवल डायरेक्शन में ओरिएंट कर दिया जाएगा। ओरायन 24,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, जिसके कारण लगभग 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर वहां जनरेट होगा। ओरायन के हीट शील्ड इसे इस गर्मी से बचाएंगे। जैसे ही ये नीचे आएगा, इसके पैराशूट्स डिप्लॉय होंगे, जो इसके नीचे आने की गति को लगातार कम करते रहेंगे। अंत में ये पैसिफिक ओशियन में सेफली गिर जाएगा, जहां से नेवी डाइवर्स इसे रिसीव कर लेंगे। दोस्तों, आर्टेमिस 1 भले ही अनमैन्ड मिशन है, पर मई महीने में जब ये लॉन्च होगा तो अपने साथ ये एक फ्लैश ड्राइव भी कैरी करेगा, जिसमें काफ़ी सारे लोगों के नाम होंगे। अगर चाहें तो आप अपना नाम भी इसमें ऐड करवा सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नासा के वेबसाइट के लिंक को क्लिक करना है और खुलने वाले पेज पर अपना नाम और पिन कोड डालकर सबमिट कर देना है। ऐसा करने के बाद आपको एक डिजिटल बोर्डिंग पास मिलेगा, जो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर आपको नासा के आर्टेमिस 1 मिशन का हिस्सा बनना है तो आप अपना डिजिटल बोर्डिंग पास ले सकते हैं। आर्टेमिस 2। अगर आर्टेमिस 1 सफल रहा तो साल 2024 में नासा आर्टेमिस 2 मिशन को अंजाम देगा। ये एक मैन्ड मिशन होगा जिसमें ओरायन के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ आर्टेमिस 2 एक्चुअल एस्ट्रोनॉट्स के प्रेजेंस में मिशन प्लानिंग, सिस्टम परफॉर्मेंस, क्रू इंटरफेसेस और नेविगेशन को भी डेमोन्स्ट्रेट करेगा। इस मिशन में ओरायन पर 4 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद रहेंगे, पर वो चांद के सतह पर नहीं उतरेंगे। SLS के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चारों क्रू मेंबर्स स्पेसक्राफ्ट को रिकॉन्फ़िगर करेंगे और सिस्टम चेक्स को परफॉर्म करके ये इंश्योर करेंगे कि डीप स्पेस ट्रैवल के लिए सब कुछ रेडी है। जैसे ही मिशन कंट्रोल से उन्हें गो का सिग्नल मिलेगा, वो मैनुअल कंट्रोल का इस्तेमाल करके ओरायन को चांद के अराउंड फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी में पहुंचा देंगे। ओरायन कैप्सूल चांद पर पहुंचने के बाद एक सिंगल ऑर्बिट ही परफॉर्म करेगा, जिसके कारण ये अपने क्लोजेस्ट पॉइंट पर भी चांद के सतह से लगभग 7500 किलोमीटर की दूरी पर होगा। फ्री रिटर्न ट्रैजेक्टरी का इस्तेमाल करके ओरायन पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। ये मिशन लगभग 21 दिन का होगा। आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 3 एक क्रूड ल्यूनर लैंडिंग मिशन होगा। ये पहला मिशन होगा जो एक महिला को चांद के सतह पर उतारेगा, और वो भी एक ब्लैक एस्ट्रोनॉट के साथ। ओरायन में मौजूद 4 में से केवल 2 एस्ट्रोनॉट्स ही चांद के सतह पर कदम रखेंगे। बाकी के 2 एस्ट्रोनॉट्स ओरायन के अंदर ही मौजूद रहेंगे। इसे साल 2025 में अंजाम दिए जाने की प्लानिंग है, पर इसका टाइम आगे खिसक सकता है क्योंकि ये स्पेसएक्स के एक सपोर्ट मिशन पर डिपेंडेंट है। दरअसल इस मिशन के लॉन्च से पहले स्पेसएक्स को चांद के नियर रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट यानी कि NRHO में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम प्लेस करना है। स्पेसएक्स ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को अगर चांद के नियर रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट में प्लेस कर देता है तो पृथ्वी से लॉन्च होकर चांद तक पहुंचने के बाद ओरायन को HLS के साथ डॉक करवाया जाएगा। उसके बाद ओरायन पर मौजूद 4 में से 2 एस्ट्रोनॉट्स HLS में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इसका इस्तेमाल करके चांद के सतह पर लैंड करेंगे। ये लैंडिंग चांद के साउथ पोल के नज़दीक होगी क्योंकि वहाँ वाटर आइस मौजूद है।
एस्ट्रोनॉट्स इसी का सैंपल लेंगे और आसपास के एरिया का निरीक्षण करेंगे। वाटर आइस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। इससे ऑक्सीजन को सेपरेट करके हम ब्रीदेबल एयर बना सकते हैं, जबकि इससे हाइड्रोजन को सेपरेट करके हमें फ्यूल मिल सकता है। सरफेस का ये मिशन लगभग 1 हफ्ते का होगा, जिसके बाद HLS का इस्तेमाल करके दोनों एस्ट्रोनॉट्स वापस ओरायन पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद ओरायन का इस्तेमाल करके वो पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। इससे आगे होने वाले आर्टेमिस मिशन में चांद पर उतरने के लिए गेटवे का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक छोटा स्पेस स्टेशन होगा जो ल्यूनर ऑर्बिट में मौजूद होगा और चांद का चक्कर लगाता रहेगा। पृथ्वी से आने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसक्राफ्ट को यहीं डॉक करेंगे। वो यहाँ कुछ दिन रुककर अपने रिसर्च को अंजाम भी दे सकेंगे। वो इसमें पहले से ही मौजूद ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके चांद के सतह पर उतरेंगे और इसी का इस्तेमाल करके वापस गेटवे स्टेशन पर लौट आएंगे। गेटवे मॉड्यूल्स को चांद के NRHO में प्लेस करने का काम सपोर्ट मिशन का होगा, जिनका कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट लाइकली प्राइवेट कंपनीज को दिया जाएगा। ये कंपनीज केवल गेटवे स्टेशन के निर्माण में ही भागीदार नहीं होंगी, बल्कि समय समय पर ये चांद के सतह पर रोवर्स और अन्य साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी डिलीवर करते रहेंगे, ताकि भविष्य के आर्टेमिस मिशन के जरिए चांद पर लैंड करने वाले एस्ट्रोनॉट्स वहां पहले से ही मौजूद रोवर्स और साइंस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने रिसर्चेस को आसानी से अंजाम दे पाएं, बल्कि चांद पर आर्टेमिस बेस कैंप का निर्माण भी कर सकें, जो कि चांद पर हमारा परमानेंट बेस होगा। जहां तक गेटवे की बात है, नए मिशंस के जरिए जैसे जैसे इसे एक्सपैंड किया जाएगा, ये हमारे लिए और ज़्यादा मददगार होता जाएगा, क्योंकि ऐसा होने पर एक साथ एक से ज़्यादा ह्यूमन मिशंस को अंजाम दिया जा सकेगा। साथ ही साथ गेटवे को कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा कि इसके ऑर्बिट को भी हम एडजस्ट कर पाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि इसके ज़रिए हम न सिर्फ चांद के हर हिस्से पर नज़र रख पाएंगे, बल्कि भविष्य में होने वाले मंगल मिशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, हमारा साइंस और हमारी टेक्नोलॉजीज़ दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर बीतते दिन के साथ हम कुछ न कुछ नया सीखते जा रहे हैं। कुछ नया सीखने के लिए आमतौर पर लोग किताबें पढ़ने की सलाह देते हैं, पर आज के समय में किताबों की जगह ऑडियो बुक्स ने ले ली है, क्योंकि किताबें पढ़ने से ज़्यादा बेहतर होता है उनकी समरी सुन लेना। इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और हम बोर भी नहीं होते। कुकू FM एक ऐसा ऐप है जहां हर तरह के नॉन फिक्शनल किताबों की समरी आपको हिंदी भाषा में ऑडियो बुक के फॉर्म में आसानी से मिल जाते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसे 4.5 से ज़्यादा की रेटिंग मिली है प्ले स्टोर पे। इस समय इस पे 1000 घंटों से ज़्यादा का कंटेंट अवेलेबल है। दोस्तों, होली आने वाली है। कुकू FM होली मना रहा है अपने ऑडियो शोज़ के कलरफुल बुके से, जिनका इस्तेमाल करके आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, नए स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के ज़रिए अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। आमतौर पर इस ऐप पे ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 399 रुपीज़ देने पड़ते हैं, पर होली के अवसर पर आपको मिल रहा है इसमें 50% का डिस्काउंट, यानी कि होली 50 कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस समय आप इसे मात्र 199 रुपये में पा सकते हैं। ये कूपन कोड केवल 12 से लेकर 20 मार्च तक वैलिड है, यानी कि इसके बाद ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए आपको एक बार फिर से 399 रुपये देने होंगे। तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए नॉलेज के रंग कुकू FM के संग। कुकू FM को डाउनलोड करने की लिंक और कूपन कोड मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इस प्रोजेक्ट को आर्टेमिस नाम क्यों दिया गया है? हम जानते हैं कि मानवों ने चांद की सतह पर कदम अपोलो मिशन के जरिए रखा था। आर्टेमिस मिशन भी यही करने जा रहा है, इसलिए इसका नाम अपोलो से जुड़ा हुआ तो होना ही था। ग्रीक में आर्टेमिस को चांद की देवी माना जाता है और वो अपोलो की ट्विन सिस्टर भी है। इस हिसाब से आर्टेमिस नाम चांद से भी जुड़ा हुआ है और अपोलो से भी। यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को आर्टेमिस नाम दिया गया है। आर्टेमिस मिशन को नासा लीड ज़रूर कर रहा है, पर इसमें इसका साथ इसके इंटरनेशनल पार्टनर्स और प्राइवेट कंपनीज भी दे रही हैं। इस कारण ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आर्टेमिस प्रोग्राम हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हम भविष्य में मंगल ग्रह को कोलोनाइज करने की सोच रहे हैं। हम जानते हैं कि हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से होती है। चांद को कोलोनाइज करने की कोशिश में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि किसी दूसरे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट पर रहना कैसा होता है ये अब तक हम नहीं जानते। अगले 10 सालों में
हम चांद को अगर कॉलोनाइज करने में सफल हो जाते हैं तो इससे कोई दो राय नहीं कि इससे हमें मंगल को भी कॉलोनाइज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस चैनल को और बेहतर बनाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स के जरिए हमें डोनेट करके। तो दोस्तों, जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।